हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज भी मैं आपका केमिस्ट्री ही लेने वाला हूँ। ठीक है, हम पिछले 2 दिनों से भी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिर एक छुट्टी पड़ गई। मैं अभी इस हफ्ते आपका केमिस्ट्री लेने वाला हूँ, अगले 3 दिन भी, क्योंकि फिजिक्स में हमारा 3rd चैप्टर पहुंच गया। केमिस्ट्री में अगर पीछे चल रहे हैं तो एक बार केमिस्ट्री को भी लेवल में लिया, फिर उसके बाद से फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था, एटम्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस बताई थी। ठीक है, एटम क्या होते हैं, और उसके बाद कुछ लॉ बताए थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको बता चुका हूं। अभी आप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणुवाद। अब डाल्टन ने बोला क्या था? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी एटम सबसे पहले बताया था तो उन्होंने बोला था कि बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है। ठीक है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतना ज्यादा छोटा होता है। और मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कितना ज्यादा छोटा होता है। अभी ये समझो कि बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है, मैटर से भी छोटा, मतलब पदार्थ से भी कोई छोटा पार्टिकल है तो वो क्या है? परमाणु है। ठीक है, अब ये जो छोटा पार्टिकल है, इसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसकी अगर डेफिनेशन हम देखेंगे तो सिंपली एक ऐसा छोटा पार्टिकल जो कि अविभाज्य है, मतलब अनडिविजिबल है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेकंड, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, और लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भी वो भाग लेते समय कभी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी जब थ्योरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना समझ लो अभी एटम के बारे में कि एक ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, हिस्सा लेता है। ठीक है, अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ते हैं एक एक करके। मैं आपको सारे पॉइंट्स इसके समझा देता हूं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना है और इन कणों को परमाणु बोलते हैं। अगर मैं मैटर की बात करता हूँ, पदार्थ की बात करता हूँ, तो वो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स से, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है जो पार्टिकल्स क्या है? अनडिविजिबल है, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिनसे छोटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार मैं बता ही देता हूँ आपको कि जो मैटर है, मैटर की अगर मैं बात करता हूँ तो मैटर क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब परमाणु, परमाणु का समूह, का समूह। ठीक है, अगर वहीं मैं एटम की बात करूंगा तो एटम भी एटम से छोटा है, लेकिन एटम 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। उन 3 चीजों को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आया समझ में? अब एटम से अगर मैं छोटा देखूं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम से छोटा अगर हम किसी चीज को बोल सकते हैं तो हम आयंस को बोल सकते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट एटम होते हैं, इनकम्प्लीट एटम्स को ही आयन बोला जाता है। तो अभी हम आयंस को बोल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा हम ये कंपैरिजन नहीं कर रहे कि एटम से कोई छोटा है या नहीं है। बस मैं कंपैरिजन क्या कर रहा हूँ कि एटम को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अब इसके बाद आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। ठीक है, किसी एक एलिमेंट की अगर हम बात करें, पहले भी एक वो क्लासिफिकेशन देख चुके हैं जिसमें एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड एलिमेंट के फिर अलग अलग टाइप है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल। तो अगर किसी एलिमेंट के मैं एटम्स की बात करता हूँ, किसी तत्व के पदार्थों की किसी तत्व के परमाणुओं की बात करता हूँ, तो उनके आकार भी एक होते हैं, उनके गुण भी एक ही होते हैं। मतलब जितने एटम्स से मिलकर कोई तत्व बना हुआ है, जितने परमाणु से मिलकर कोई तत्व बना हुआ है, उन सब की जो आकार होगी, आकृति होगी और जो गुण होंगे वो सारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे सारे। मतलब किसी भी एटम एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ इसको, तत्व। तो मैंने आपको बताया सब कुछ मिलकर किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से, मैटर से मिलकर बना हुआ है, और मैटर खुद किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। तो जितने एटम से एलिमेंट मिलकर बना हुआ है वो सारे एटम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, अभी मैं इतने मानता हूँ, n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसमें, बहुत सारे अनगिनत संख्या होती है परमाणु की। अभी ये जो भी मैं बता रहा हूँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये जितने भी एटम होंगे जिनसे मिलकर एक एलिमेंट बना हुआ है, उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसा बी होगा वैसा ही ई होगा, वैसा ही डी होगा, वैसा ही एफ होगा, और जितने भी एटम्स होंगे इसको बनाने में
बना हुआ है उन सब के गुण, आकृति, आकार और द्रव्यमान सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। अब अगला देखते हैं, आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो ये बात तो सिंपल सी है कि अगर मैं किसी एक तत्व की बात करूंगा, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे, मान लो हाइड्रोजन के एटम में A, B और C, इन तीनों से मिलकर हाइड्रोजन अगर बना हुआ है। सेकंड में कार्बन लेता हूं, कार्बन के एटम से मान लो E, F, G, ठीक है, A, B, C इसके और E, F, G इसके। तो अगर मैं बात करूंगा A की, B की और C की, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मतलब इनके आकार, आकृति, गुण, द्रव्यमान मतलब शेप, साइज, मास, सारी चीजें, प्रॉपर्टीज, ये सब क्या होंगे, इसके सेम होंगे। लेकिन अगर मैं E, F, G की बात करता हूं तो इनके भी आपस में क्या होंगे, तीनों के एक जैसे होंगे। लेकिन A के और E के, B के और F के, B के और E के, B के और G के, इन सब की बात मैं अगर करता हूं, मतलब इसके तत्वों की और इसके तत्वों की बात करता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, काफी अलग होंगे। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं रहेगा हाइड्रोजन के और कार्बन के एटम से। तो थर्ड पॉइंट में उसने सिंपल इतना बोला है कि अलग किसी तत्व के जो परमाणु होंगे वो दूसरे तत्व के परमाणु से हर चीज में अलग होंगे, चाहे वो आकार हो, आकृति हो, द्रव्यमान हो या फिर गुण हो, ठीक है, शेप हो, साइज हो, मास हो या फिर प्रॉपर्टीज हो, हर चीजों में दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होंगे, परमाणु होंगे, वो अलग अलग होंगे। अगला पॉइंट, एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, जिसमें सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। मतलब कि जब भी हम इन्हीं एटम्स की बात करते हैं कि यही एटम्स आपस में मिलते हैं और किसी यौगिक को बनाते हैं, मतलब कंपाउंड को बनाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू कंपाउंड, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तत्व और तत्व जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जब भी दो एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलते हैं, जब एलिमेंट मिल रहे हैं इनके एटम आपस में मिलेंगे इसी, और वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। मतलब एक अलग सा ग्रुप बनाएंगे जिसमें अलग अलग टाइप के एटम होने वाले, अलग अलग टाइप के परमाणु वहां पे अलग अलग प्रकार के होने वाले, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या है कि यहाँ पे जब ये यौगिक बनेगा तो यहाँ पे एक सबसे सूक्ष्म कण होगा, सबसे स्मॉल पार्टिकल होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या हिंदी में बोलने वाले हैं, अणु, ठीक है। तो आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी हम दो तत्वों को मिलाएंगे, दो एलिमेंट्स को मिलाएंगे, तो उससे कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड में प्रेजेंट जो सबसे सूक्ष्म, सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अणु। मतलब अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए, तो अणु किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर क्या बना हुआ है, अणु बना हुआ है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमने क्या बोला, परमाणु आपस में एक सरल अनुपात 1:1, 1:2, 1:3 और 2:3 आदि में संयोग करते हैं। मतलब जब एटम्स आपस में क्या बोलते हैं, रिएक्शन करेंगे, तो वो किसी एक अनुपात में, फिक्स्ड रेशियो में करेंगे। तो यही हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी परमाणु आपस में मिलेंगे, एटम्स आपस में मिलेंगे, फिक्स्ड रेशियो में होगा। वो रेशियो क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, 1:1, 1:1, 1:2, 1:3, इस टाइप के रेशियोज वहां पे होने वाले हैं। दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एकाधिक अनुपात में भी संयोग कर एकाधिक यौगिक निर्मित कर सकते हैं। जैसे S तथा O के परमाणु SO2 या SO3 आदि बना सकते हैं। इनका संगत हाँ ये सिंपल है, देखो इतना ज्यादा हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या बोलना है वो कि अगर मैं दो एलिमेंट्स की बात करता हूँ S और O, इन दोनों को मैं मिला हुआ तो क्या बनेगा, SO, ठीक है। अब इनके अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो S + O2 मतलब 1:2 में अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो ये क्या बनेगा, SO2। आया समझ में। लेकिन वही ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 1:2 में बनेगा, दूसरा रेशियो भी ले सकते हैं 1:3, जो कि क्या होता है, SO3। तो इस तरीके से एटम जो होते हैं, परमाणु, जरूरी नहीं है कि केवल एक ही अनुपात में संयोग करेंगे,
हो सकता है कि वो एक से ज्यादा अनुपात में भी सहयोग कर ले। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में या फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एटम बोलेंगे, उसे हम परमाणु बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है एटम की। इसके बाद किसी भी भौतिक अवस्था रासायनिक क्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट। तो ये यूनिवर्सल लॉ ही है कंजर्वेशन का कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है या उनका नाश किया जा सकता है। यहाँ पे हमारी क्या खत्म होती है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूलेस की डेफिनेशन देता हूँ, कल हम उन पे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है और इसको किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी तो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पहला है फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं सूत्र। सेकंड है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला जिसे हम क्या बोलते हैं, नोमेन, जिसे हम बोलते हैं मूलानुपात की फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूला की ये सारे क्या टाइप्स है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड अभी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड जो है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके सारी चीजें ये बताते जाता हूँ और उसके बाद में डिफाइन करूंगा क्या कौन सा कैसा। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट हुआ, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला को हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र। और सूत्र होता क्या, तो आपने देखा होगा कि जब 10th में एलिमेंट का एक चैप्टर था पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसमें कुछ पीरियोडिक टेबल में लिखवाया होगा आपको कि एटॉमिक नंबर, उसके बाद में नेम ऑफ एलिमेंट और लास्ट में केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। अब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता था, H। हीलियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता था, He। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आगे तक जो टेबल जाती थी उनमें सब के क्या होते थे, केमिकल फॉर्मूला होते थे। और हमें भी ये पता है कि कुछ के केमिकल फॉर्मूला सबको याद होंगे, जैसे ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ऑक्सीजन को अगर हमें व्यक्त करना है तो हम केमिकल फॉर्मूला में किस तरीके से व्यक्त करेंगे, तो हम O बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को हमें करना है तो हम क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। वहीं अगर सोडियम को करना है तो Na, मैग्नीशियम को करना है तो Mg। ये सब क्या है, इसके केमिकल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होगी, सूत्र की डेफिनेशन क्या होगी, तो एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा समूह या फिर एक ऐसा प्रतीक जिसमें क्या हो कि किसी भी रसायन के किसी भी एलिमेंट के किसी भी तत्व के अणुओं का पता चल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सूत्र। एक ऐसा प्रतीक जिससे किसी भी तत्व के अणुओं का पता चल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सूत्र। हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन, प्रतीकों का वह समूह जिसे जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, उसे कहते हैं हम क्या, सूत्र। अब देखो, अगर मैं किसी कंपाउंड की बात, जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, ये अगर कहीं पे H लिखा रहेगा तो हम पहचान जाएंगे वहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ सेकंड ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे लिखा है O, तो मैं पहचान जाऊंगा कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो एक ऐसा प्रतीक जिससे कि हमें तत्व का पता चल जाए। ठीक है, और या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक तत्व का पता चल जाए, हाइड्रोजन एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूत्र। अब H2 रहेगा तो इसको मैं हाइड्रोजन का सूत्र नहीं बोलूंगा, हाइड्रोजन का सूत्र सिर्फ इसको बोलेंगे H को। यहाँ पे तो दो मॉलिक्यूल है, हमें सिर्फ एक अणु से मतलब है, एक अणु का हमें पता चल जाए, एक मॉलिक्यूल का हमें पता चल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सूत्र। और ये सिर्फ और सिर्फ तत्वों में नहीं होंगे, ये हो सकते हैं H2O। अगर मैं H2O की बात करूँ तो हाइड्रोजन भले यहाँ पे दो है, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल को बोला जाता है वाटर। ठीक है, वाटर का क्या है, ये फॉर्मूला है, पानी का ये सूत्र है। और ये किसको दर्शा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक अणु, जल के एक अणु को ये दर्शा रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सूत्र। वही अगर मैं बात करता हूँ NaCl नमक,
ठीक है। NaCl की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Na और Cl भी, लेकिन इस पूरे को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। ठीक है, और ये नमक के एक अणु को दर्शा रहा है। जहां पे भी NaCl लिखा रहेगा इसका मतलब होगा क्या है, एक नमक का पार्टिकल, एक नमक का मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट है, एक NaCl का मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं इसके कंपैरिजन में लिख देता हूं 2H2O, तो ये वाटर का फार्मूला नहीं है। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, जो केवल और केवल एक मॉलिक्यूल को दर्शाए, एक मॉलिक्यूल को शो करे, उस फार्मूले को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फार्मूला, सूत्र। अब आते हैं सूत्र कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, 2 मिनट और लगेंगे ये सारे सूत्र पढ़ने में। सबसे पहला जो टाइप है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। या फिर एक काम करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला से आगे जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।